आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तागण को अपनी विचारधारा और वेशभूषा से ही पहचाने जाते हैं, वे हैं मूलवासी ताराराम मीणा जी, जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मूलवासी संघ के माननीय मूलवासी ताराराम मीणा जी। मंचासीन इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे मूल निवासी सुरेश द्रविड़ जी और सभी वक्तागण और संचालक महोदय, बामसेफ के 38वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आखिरी दिन और आखिरी सेशन, क्योंकि इससे आगे समापन होने वाला है, और इस सत्र में जो चर्चा के लिए विषय रखा गया है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस अधिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और हम सब मिलकर और खास करके इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे और वक्तागण जो भी यहां रहे, उनके सहयोग से ये सत्र विशेष सत्र बनेगा। एनसीसी एमबीओ के माध्यम से जो मूल निवासी बहुजन संगठनों का एकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया है, उस कार्यक्रम को गति देने के लिए आज का ये सब्जेक्ट यहां पर रखा गया है। तो साथियों, एकीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बिना हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसके लिए जो प्रयास शुरू किए गए, उसमें संयोग से हमारी भी भागीदारी है, इसका हमें भी फक्र है, गर्व है। 2010 से ही दिल्ली के गढ़वाल भवन में आज जिस मंच पर मैं हूं, इस मंच के साथियों के साथ, बीडी बोरकर साहब के साथ एकीकरण को लेकर के प्रयास शुरू किया गया था। उसके बाद मुंबई में भी एक कार्यक्रम आयोजित करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। उसके बाद नागपुर में इसे और आगे बढ़ाने के लिए एक आयोजन किया गया, और क्योंकि इस सत्र के संचालन पंजाब के साथी कर रहे हैं, झल्ली साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अंदर मिले जुले प्रोग्राम लगा करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया। और 2017 में जिस संगठन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं और जिस मंच पे आज खड़ा हूं, इन दोनों संगठनों ने मुंबई के आजाद मैदान पर एकीकरण की घोषणा भी कर दी, और हम इस वादे को निभा रहे हैं और निभाते हुए आज आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। साथियों, संगठन बनना और टूट जाना और फिर उनके एकीकरण का प्रयास शुरू करना, ये अपने आप में एक समझने वाली बात है, जिसमें पहली बात तो ये है कि संगठन टूटते क्यों हैं। मैं बात इसलिए शुरू कर रहा हूं कि ये मंच बामसेफ का है और यूनिफिकेशन का काम बामसेफ ने शुरू किया है, और जितने संगठनों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी एनसीसी एमबीओ के माध्यम से ली गई है, वे सारे ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं न कहीं बामसेफ के विचारधारा से ही प्रेरित होकर बने हुए संगठन है। और बामसेफ संगठन उन सभी संगठनों का मदर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, और है भी। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि जिस संगठन ने बाबा साहब अंबेडकर के उस सूत्र ऑर्गेनाइज
एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट के मामले को लेकर के कार्य शुरू किया, उसी में टूट फूट होने के कारण क्या है? क्योंकि हर जगह पर जब एकीकरण की बात हम करते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है कि पहले आप तो एक हो जाओ, फिर हम अपने आप आ जाएंगे। जैसे कहीं कहीं पर एट्रोसिटी होती है ना, तो एट्रोसिटी होती है तो हम लोगों से जाकर कहते हैं कि यार आप लोग हमारे लोगों के साथ, SC ST वालों के साथ में एट्रोसिटी क्यों करते हो, या हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों करते हो, हमारे साथ खाना पीना क्यों नहीं करते हो? तो सबसे पहले वो कहते हैं आप तो आपस में कर लो। जब आप ही आपस में नहीं कर रहे हो तो हमसे उम्मीद क्यों कर रहे हो? तो ये जो जरूरी बात है कि बामसेफ का पहले यूनिफिकेशन होना चाहिए, और जो बामसेफ है उसका ही होगा, दूसरे का तो हो नहीं सकता। बामसेफ है उसी का होगा। तो यहां टूटने की प्रक्रिया हो सकता है हमारे आने से पहले भी रही हो और हमारे समय में तो रही है, लेकिन जोड़ने का काम जो शुरू किया वो एक महान काम है, और उसके आप सभी लोग उसके लिए एक धन्यवाद के पात्र हैं कि आप सभी लोग और हम लोग मिलकर एक पहल कर रहे हैं। तोड़ने का काम छोटा बच्चा भी कर लेता है, लेकिन जोड़ने का काम सबसे नहीं होता। इसलिए ये जो जोड़ने की प्रक्रिया है, इस जोड़ने की प्रक्रिया को सफल करना है तो पहले हमें तोड़ने के या टूटने के कारणों को भी जानना होगा। उसमें सबसे बड़ा कारण क्या होता है? लीडरशिप में जब दो व्यक्ति समानांतर पे आ जाते हैं तब एक टकराव पैदा होता है। टकराव क्या होता है? उसके दो कारण है। एक पहला, एक व्यक्ति के अंदर ईगो की भावना पैदा होती है, और दूसरा व्यक्ति महसूस करता है कि कहीं न कहीं मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है। ऐसी स्थिति में एक विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है, और फिर आगे चलकर आरोप प्रत्यारोप, बहुत सारी चीजें होकर के उसमें जो है बिखराव हो जाता है। क्योंकि बामसेफ संगठन और इसमें काम करने वाले, हमने तो 22 साल में जो समझा है वही कर रहे हैं। बामसेफ संगठन में व्यक्तिगत तौर पे पाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ देने के लिए है। ये त्याग और समर्पण का स्थान है, जहां पर त्याग करना है, समर्पण करना है। अगर हम ईमानदारी से त्याग और समर्पण करते हैं तो कुछ हमारे समाज को हासिल हो सकता है। अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने यह सोचा होता कि मुझे कुछ हासिल करना है या फिर मेरे नेतृत्व में ही ये हो जाना चाहिए, मेरे जीते जी ये हो जाना चाहिए, तो शायद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने जो संघर्ष शुरू किया वो संघर्ष 108 साल तक चला और बाबा साहब अंबेडकर समाज को कुछ देने लायक बने। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मुझे यहां समाज के लिए कुछ देना है। लेकिन एक मानव प्रवृत्ति ये भी होती है, एक मानव वृत्ति होती है, जिसका मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं एक टीचर था, मैंने 13 साल की सर्विस होने के बाद में रिजाइन करके बामसेफ में फुल टाइमर के तौर पे ज्वाइन कर लिया था, और आज भी एज ए फुल टाइमर ही काम कर रहा हूं। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों ने माना हुआ, मैंने अपने आप को नहीं माना हुआ। मैं आज भी एक फुल टाइमर हूं और फुल टाइमर के तौर पे ही काम कर रहा हूं। तो जब मैं टीचर था तो जिस स्कूल में हम नौकरी करते थे वहां पर हमारे एक हेडमास्टर हुआ करते थे। स्कूल में हेडमास्टर होता ही है। तो जब कभी भी हमारे साथी, स्टाफ साथी छुट्टी मांगते थे, साहब 2 दिन के लिए घर जाके आ जाऊं, अगर आप कॉलम में छुट्टी ना लगाएं, फरलू मनाने का थोड़ा सा, या 2 दिन के लिए जा रहा हूं, 3 दिन से आऊंगा, 1 दिन थोड़ा सा मेहरबानी कर देना। तो हेडमास्टर क्या करता था, बोलता था नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। और हमेशा ये होता था। बहुत दूर दूर के टीचर थे, बोला साहब ये 2 दिन तो आने जाने में लग जाते हैं, 2 दिन घर पे रहेंगे तो एक आध छुट्टी बच जाए, ऐसा कुछ करिए। तो उसमें एक सबसे ज्यादा प्रयास को करते थे शर्मा जी,
वो शर्मा जी हमेशा कहते थे, और हम बाकी वाले स्टाफ के सामने उसकी आलोचना करते थे, कितना घटिया आदमी है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं देता, ये है वो है, वो काफी हमको भिड़ाता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे हेडमास्टर प्रधानाध्यापक महोदय 15 दिन की छुट्टी में चले गए। उनके घर पे कोई काम हो गया, 15 दिन छुट्टी पे चले गए। जब वो 15 दिन छुट्टी पे गए तो चार्ज ऑटोमेटिक सेकंड हेडमास्टर के पास आना ही था। स्कूल का चार्ज शर्मा जी के पास आ गया। अब शर्मा जी के पास में आया तो हमारे स्टाफ साथियों ने कहा, शर्मा जी अब तो मौका है, 2 दिन हम भी मारे आते हैं, थोड़ा घर जाके आ जाते हैं, छुट्टी फर्लू मार लेते हैं। तो शर्मा जी बोले, नहीं, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। टीचर लोगों ने मेरे को बोला, यार ये क्या है, साला कुर्सी में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कल तक सबसे ज्यादा रोना यही रो रहा था कि हमको एक दिन की भी छुट्टी नहीं देते, इतना दूर जाते आते हैं, और आज ये हेडमास्टर की चार्ज में आ गया तो बोल रहा नहीं। तो होता क्या है कि जब आदमी काम करते करते जब सम्मान पाता है और स्टेज तक आता है, स्टेज से फिर वो पद तक जाता है या पद के करीब जाता है, तो उसको लगता है कि अब ये पद मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि पद गया तो खजाना जाएगा, और जो प्रतिष्ठा अभी मिल रही है वो भी जाएगी। तो उसको पद, पैसा और प्रतिष्ठा से लगाव हो जाता है, और उसकी वजह से उस संगठन का जो लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ जाता है, और वो एक व्यक्ति का बन करके रह जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे विभाजन होते हैं। इस तरीके की भावना हमारे किसी भी कार्यकर्ता में नहीं आनी चाहिए। लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे रह गया या सीनियर मोस्ट पद पे पहुंच गया और उसके बाद में हो सकता है कि उसकी जगह कोई नया आ गया, आएगा ही, नेचुरली आता, हम जनरेशन को तैयार कर रहे हैं तो आएंगे ही। तो संगठन में उन लोगों का सम्मान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस दूसरा बन गया तो उसको फेंक दो, यूज कर दिया, अब इसकी जरूरत नहीं, अब कहीं भी बैठे उसमें नहीं। उनका मरते दम तक, क्योंकि उनके त्याग और बलिदान की वजह से ये संगठन यहां तक आया है, तो वो उस मान सम्मान के हकदार हैं, और मान सम्मान उनको बाकायदा मिलना चाहिए। और काम भले ही आवश्यकता के अनुसार कुछ परिवर्तन करके करना पड़े, कुछ नए जो काम करने वाले लोग पदों पर आते हैं, उन लोगों को भी कुछ अपना दिमाग लगाना चाहिए। लेकिन इतना पूछने में तो बुराई नहीं है ना कि सर ऐसा हम कर लें। वो इतने से ही खुश हो जाते हैं, चलो हमें पूछ रहे हैं। रही बात नियंत्रण की, कि हम किसी के नियंत्रण में काम नहीं कर सकते, ये बहुत सारे लोगों की समस्या है। बहुत सारे लोगों की बीमारी है कि हम किसी के नियंत्रण में काम नहीं कर सकते। और मैं वामसेव संगठन में अपने 22 साल का अनुभव बताता हूं, और आज भी और भविष्य का भी, कि मैं किसी के नियंत्रण में रहे बगैर काम नहीं कर सकता। मुझे अगर बेहतरीन काम करना है, अच्छा काम करना है, तो मेरे ऊपर नियंत्रण चाहिए। इसलिए मैंने मास्टर मान सिंह जी के नियंत्रण में काम किया, एडवोकेट रामगोपाल जी के नियंत्रण में काम किया, माननीय शंकरदास जी के नियंत्रण में काम किया, और आज भी ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ साथी हैं जिनको अपने ऊपर डंडा लेकर रखता हूं। व्यक्ति जब वन वे चलता है, अकेला चलता है, तो उसको लगता है मैं सही दिशा में जा रहा हूं। उसको नहीं मालूम है भटक गया है और जंगल में जा रहा है। उसको लगता है मैं सामने वाली दिशा है तो सही है। उसको पीछे रास्ता बताने वाला होना चाहिए, और तभी जो है वो सही दिशा में चल पाएगा। इसलिए प्रत्येक नेतृत्वकर्ता को अपना एक थिंक टैंक या सलाहकार समिति या फिर मार्गदर्शक मंडल रखना चाहिए, और उसके नियंत्रण निर्देशन में काम होना चाहिए। हम जिस संगठन को अपना दुश्मन मानते हैं, है भी, उस संगठन में क्या है, एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन है उनका, जो कभी भी फ्रंट पे नहीं आता। सिर्फ मरने के बाद उनका नाम आता है, और उनके नाम से भवन बनते हैं, सड़कें बनती है, या फिर नगर बनते हैं, कुछ भी बनता है, लेकिन वो जीते जी कभी फ्रंट पे नहीं आते। वो बैठ करके थिंकिंग का काम करते हैं,
टैंक होता है उनका, और वो जो बोल देता है वही आगे किसको बोलना है, कभी नरेंद्र मोदी को बोलना है, तो कभी अटल बिहारी वाजपेयी को बोलना है, तो कभी सोनिया गांधी को बोलना है, तो कभी राहुल गांधी को बोलना क्या है वो नहीं तय करेगा, उधर से आएगा। तो हमारे अंदर भी इस तरीके का थिंक टैंक होगा तो वो मामला नियंत्रण में, कंट्रोल में चलेगा। इसलिए हम लोगों को वामसेफ संगठन के यूनिफिकेशन की बात पहले करनी चाहिए, जिसका संजय जी ने इशारा भी किया। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रयास हमने बोरकर साहब के और आप सभी साथियों के साथ से शुरू किया था, उसमें हम लोग इस स्टेज पर आए हैं कि नागपुर के बाद दिल्ली के गढ़वाल भवन में, क्योंकि पहली मीटिंग भी गढ़वाल भवन में ही हुई थी, बोरकर साहब को पता है, और अभी की जो मीटिंग हुई गंगाधर साहब के साथ में, तो उस समय 4 वामसेफ के 4 जो ग्रुप हैं वो एक जगह पर आए और लगभग मैं समझता हूं कि 99% सहमति बनी। 1-8%, आधा परसेंट इधर उधर है तो उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। ये सहमति बनी और उसमें सबसे बड़ी जो बात आई वो ये आई, जिसका प्रयास हम बहुत पहले से कर रहे हैं, कि अगर हमें आपस में एक होना है, एक दिखना है और एक मंच पर एक ही काम करना है, एक उद्देश्य के लिए काम करना है, और किसी कारणवश अगर हम लोग थोड़े बिखरे हुए हैं तो उस पर आने का एकमात्र तरीका है, सबसे पहले हमें साथ बैठना चाहिए, संवाद करना चाहिए, और संवाद और साथ बैठने के साथ साथ अपने प्रोग्राम साझा करने चाहिए अपने कार्यक्रमों में। जैसा कि अभी हमारा बिदर में कार्यक्रम हुआ तो आपके संगठन के काफी साथी वहां पर आए, ऐसे ही हम लोग यहाँ आए, तो ये एक इस मामला यहां तक आया, संवाद शुरू हुआ, संवाद के साथ में बैठना उठना शुरू हुआ, तो फिर मंच साझा हुए, और अब ये मंच साझा हुए है ना, ये कार्यक्रम और ये कार्य सब साझा हो जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन एक प्रोसेस इससे पूरा करना पड़ता है। आप अगर अपने बेटे बेटी का रिश्ता भी करना चाहते हो तो फर्स्ट टाइम किसी व्यक्ति को मिल गए या फर्स्ट टाइम किसी के चाय पीने गए अनजाने आदमी के यहाँ, और वहां जाके सीधा बोलो तुम्हारा कोई लड़का है, मेरी एक लड़की है, चलो रिश्ता कर लेते हैं, वो क्या पागल है क्या, भाग यहां से। वो कैसे होगा जब आप 2-4 बार बैठोगे, मिलोगे, एक दूसरे को समझोगे, पारिवारिक एक साथ मिलना जुलना होगा, उसके बाद में धीरे धीरे किसी के माध्यम से पूछोगे कि यार इनकी लड़की है और मेरा लड़का है, अगर रिश्ता हो जाए तो अच्छा है। और अक्सर ऐसे ही रिश्ते होते हैं, डायरेक्ट कभी भी होता नहीं। तो यहां पर भी जो संवाद हमने 10 साल पहले शुरू किए थे, उसके बाद में हमने राज्य स्तरों पर जो कार्यक्रम साझा करने शुरू किए, उसके बाद में नागपुर और गढ़वाल भवन में फिर से हमारी बैठकें हुई, उसका परिणाम हुआ कि आज हम एक दूसरे के मंच पे आए हैं। और ये मंच पे आए हैं, अब तो एक दूसरे के मंच पे आए हैं, आगे वाले टाइम में एक ही मंच पर रहेंगे। मिलने की बात में ऐसा होता है कि अगर हमें मिलना है तो कैसे मिलना है। हमारे एक साथी कहा करते थे, लेकिन वो संजोग से जो कहते थे वो कर नहीं पाए। उन्होंने कहा, वो कहते थे मैं तुझ में समा जाऊं तू मुझ में समा जा। हमारा जो संगठन का मिलन है ये ऐसा होना चाहिए कि मैं तुझ में समा जाऊं तू मुझ में समा जा, और वो खुद ही नहीं समा पाए, अलग बात है। तो इस तरीके का हमारा जो वातावरण नहीं, पानी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कहीं मिलने की बात आने के बाद में टूटने की बात ना आए। इसलिए मिलने में थोड़ा समय लग जाता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा समय लग जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मिलने के बाद अलग नहीं होना चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। कई बार ऐसा सोचते हैं लोग कि अगर हम लोग यहां आ गए तो मेरा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर तो इन लोगों का अस्तित्व रहेगा, मेरा तो वर्चस्व खत्म हो जाएगा, मेरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। मैं ऐसा सोचने वाले लोगों के लिए मैं क्या सोचता हूं कि शक्कर अगर पानी में घुल जाती है तो शक्कर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हाँ, आकार जरूर खत्म हो जाता है, लेकिन अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो मिठास के रूप में पानी के अंदर रहता है।
इसलिए हमारा जो यूनिफिकेशन, हमारा जो मिलन है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ऐसा रहना चाहिए जो पानी और शक्कर की तरह, न पानी का अस्तित्व खत्म हो, ना शक्कर का अस्तित्व खत्म हो। बेहतरीन ये होगा कि अस्तित्व पानी का दिखाई देगा, लेकिन पानी मीठा शक्कर के अस्तित्व की वजह से रहेगा। ये सोच हमारी होनी चाहिए। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो इस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग, प्रभावी लोग संगठन में आते हैं और पूरे संगठन को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करते हैं। शायद मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो आज बात हम कर रहे हैं, ये आज से 5-6 साल पहले भी हो सकती थी, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो न टिकाऊ होते हैं और न कहीं टिकते हैं, लेकिन जहां जाते हैं वहां इस तरीके का काम करते हैं जो कहीं मिलने ना दे, क्योंकि उनको मालूम होता है कि अगर मिलने का मामला हो गया तो मैं तो एक साइड में हो जाऊंगा। मैं अगर साइड में हो जाऊंगा और ये मिल जाएंगे तो इनका काम चल पड़ेगा, मेरी पूछ नहीं होगी। ऐसे भी लोग इसमें आते हैं और काम करते हैं। तो साथियों, बामसेफ राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, इधर कहें तो मूल निवासी संघ, ये कोई अलग नहीं है, ये सारी एक ही चीजें हैं। कुछ व्यक्तियों के अपने वर्चस्व के लिए, अपने ईगो के लिए कहें या अपने उस दुकान के लिए, वो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारा का सारा एक ही जगह से उठा हुआ मामला है। बामसेफ संगठन के ही जो संगठन बनाए गए, चाहे वो मूल निवासी संघ है, चाहे राष्ट्रीय मूल निवासी संघ है, चाहे अभी जैसे हमने DS4 बना करके इसको काम को शुरू किया है, ये तमाम विंग्स हैं, बामसेफ की विंग्स हैं। ये कोई अलग नहीं है, बामसेफ से कोई पृथक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अलग काम करे। जैसा कि अभी भारतीय भीमसेना की बात कर रहे थे, 1978 में जिसकी स्थापना हुई, इन्होंने 1 साल पहले वहां पर इसका किया। तो हमें मालूम है, हमने उस समय हमारे साथ में जो हुआ, मैं इस भारतीय भीमसेना को भी इसके अंदर पूरी तरह से मिला करके पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी, राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहुंचा करके काम करना चाहता था। इसके लिए मैंने 1 साल काम किया। तो अभी बीदर के अधिवेशन में इन लोगों ने जिम्मेदारी मुझे ही दे दी कि आप ही भारतीय भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप ही रहोगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय भीमसेना का मिलने से कोई मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ गई है ना, और ना ही कोई मुझे एक्स्ट्रा सुविधाएं मिली। एक्स्ट्रा काम जरूर मिल गया। लेकिन जैसा कि अभी यहाँ पर हमारे संयोजक बैठे हुए हैं, इन्होंने बात कही है कि हम लोग बामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के साथ में मिलकर काम करेंगे। तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष चलो जिम्मेदारी मुझे दी है, लेकिन मैं बहुत जल्दी ही इसके लिए एक ऐसी टीम बनाऊंगा जो, क्योंकि मेरे पास तो एक काम है, उसके बाद जो संगठन आगे से काम देगा वही काम हम करेंगे, हमें कोई अपने से अलग से कोई काम नहीं करना है। तो इसके लिए भी बढ़िया टीम बना करके राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग विंग्स को अलग अलग काम दे करके हम लोग काम कर सकते हैं, काम करना चाहिए हम लोगों को। तो ये काम क्या होना चाहिए, जैसा कि मैं देख रहा हूं काफी लंबे समय बाद में हालांकि देखते हैं, लेकिन मंच पे आया तो मुझे एक चीज यहां पर समझ में आई, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं जो हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, शायद साधन संसाधन या उसके अभाव में नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत अच्छी, जहां अच्छे लोग होते हैं वहां पर व्यवस्था भी अच्छी होती है, मैनेजमेंट भी अच्छा होता है। तो इस तरीके का जो मैनेजमेंट यहाँ है, उस मैनेजमेंट के अंदर फिर एक अच्छी योजनाएं बना करके काम किया जाए तो शायद उद्देश्य की तरफ आगे जल्दी बढ़ा जा सकता है। मैं कुछ ज्यादा लंबी बात न करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि ये जो प्रक्रिया है, इसमें भले ही साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन इसे सुचारू रूप से चालू रखना चाहिए। और जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, आज हमारे संपर्क में भी कम से कम 15-20 ऑर्गेनाइजेशन अभी बीदर में आए थे, और 20-25 ऑर्गेनाइजेशन उत्तर भारत के जो हमारे से जुड़े हुए हैं, और वो साथ में ही काम कर रहे हैं, साथ में ही काम कर रहे हैं, कोई इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहे।
हमारे ही दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं। तो ये जो आज 27 संगठनों का मामला है, कल को ये 27 से 54 होगा और उससे आगे बढ़ करके ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। और जो जो लोग समझ पाएंगे वे लोग इसमें साथ में आकर के काम करेंगे। और जिन लोगों का निजी उद्देश्य है वे लोग किसी भी कीमत पर आपके साथ नहीं आ सकते। पानी में अगर घुलेगी तो शक्कर घुलेगी, शक्कर में मिले हुए कंकड़ कभी पानी में घुलने वाले नहीं है, चाहे आप कितनी ही ऊंची आंच पे ले जाओ। इसलिए उन लोगों की आपको परवाह भी नहीं करनी है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब यूनिफिकेशन की बात आती है तो हर यूनिफिकेशन करने वाला व्यक्ति सोचता है कि सारे मेरे अंडर में आ जाए, सबको मेरे अंडर में लेना, इसको ही वो यूनिफिकेशन मानते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना है। अगर कोई छोटा है, अगर कोई छोटा, अभी बीदर के अंदर हुआ, एक बौना लड़का का आदमी था, बौना, मूछे वगैरह जवान, लेकिन बौना जिसको बोलते हैं ना, वो आया मेरे पास में और उसने मेरे से थोड़ा लंबा हाथ करके बेचारा हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद में उसने मुझे इशारा किया कि साहब एक फोटो। अब मुझे मालूम है वो मेरे घुटने के पास खड़ा है और मैं फोटो में गड़बड़ हो सकती है, तो मैं फटाक से घुटने के बल हो गया। मैं घुटने के बल हुआ तो वो मेरे बराबर आ गया, बराबर आ गया तो बढ़िया फोटो आ गया। आसपास में सब लोग थे, बोला ये क्या किया? मैं कहा यही सीखा है मैंने, यही सीखा है मैंने। अगर उसको आपके बराबर लाना है तो प्रयास कर, थोड़ा झुकना हमें भी पड़ेगा, थोड़ा हमें भी झुकना पड़ेगा, तो उसको बराबर लाया जा सकता है। और बराबर लाने के लिए थोड़ा प्रयास भी करना चाहिए। कल यहाँ एक और नजारा देखने को मिला, जब छोटे बच्चे कुछ देने के लिए आए थे तो हमारे साथी कौन थे, उन्होंने उनको गोद में उठा लिया, ऊपर उठा लिया, गोद में उठा लिया। तो बालक था, छोटा था, वो तो उन्होंने ऊपर उठा लिया। तो वैसे ही हमें भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं उनको सम्मान देते हुए उनको भी अपनी गोद में उठाना चाहिए, ताकि उनको लगे कि हमें यहाँ प्यार मिल रहा है। बड़ा व्यक्ति हो चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो किसी को छोटा मानता है तो उसका हक बनता है, उसका फर्ज बनता है कि वो छोटे को प्यार दे, वो छोटे को प्यार दे। और अगर कोई छोटा है तो उसे बड़े का सम्मान करना भी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि छोटा है और कहे नहीं मैं ही इसका मालिक बनूंगा, ऐसा भी नहीं। और नेचुरली है कि जब छोटा बड़े का आदर करता है, सम्मान करता है, तो बड़े वाले को छोटे पर जरूर दया आती है, प्यार जरूर आता है। तो ये प्रोसेस जारी रहना चाहिए और इसको निरंतर आगे रखना चाहिए और अच्छी अच्छी योजनाएं बना करके हमें काम करना चाहिए, ताकि समाज कामों की वजह से आज हम संविधान की बात करें, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। संविधान की बात करें तो हमने 2015 में राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के बैनर तले हरियाणा के पानीपत के अंदर 26 जनवरी 2015 को एक ऐलान किया था, प्रोग्राम लगा करके, कि भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में नहीं मनाया गया आज दिन तक। हम लोग 2015 में कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम लगा करके 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। और उसका संदेश जैसे ही गया, भारत सरकार ने पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन लेकर के संविधान दिवस मनाया 2015 में। और तत्कालीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी ने कहा कि 65 साल बाद भारत में संविधान दिवस मनाया गया। एक पहल, एक शुरुआत की। ठीक उसी तरीके से संविधान को घर घर पहुंचाने का काम जो शुरू किया, और आज जिस काम को करने के लिए BS4 हमारा बना हुआ है, और उन्होंने अच्छा नारा दिया है कि BS4 डोर टू डोर, BS4 यानी अब हमें हर घर में जाकर के संविधान की जानकारी देनी चाहिए। ये काम अच्छा है तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसे कुछ काम और ऐसी योजनाएं बना करके कोई कुछ थिंक टैंक काम करेगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट का लोग हैं वो मैनेजमेंट का काम करेंगे, जो फाइट का काम करने वाले लोग हैं वो फाइट करेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। इस तरीके से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरे देश के मूल निवासी बहुजन समाज का एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं।
कुछ लोग इस तरीके का प्रयास जरूर करते हैं कि हम यूनिफिकेशन करने के लिए यूनिफिकेशन का काम कर, मैं उनको बोलता, वो सबसे पहले मुझे ही फोन करते हैं और कहते हैं सूरज जी कि साहब हम यूनिफिकेशन कर रहे हैं, यूनिफिकेशन का काम कर रहे हैं, तो आप आ जाइए। मैंने कहा करिए, मैं तो आपके साथ ही हूं, जहां कहोगे वहां खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मैंने कहा एक सलाह मेरी जरूर सुन लेना, एक सुझाव मेरा मान लेना कि अगर आप 10 संगठनों को एक जगह करने के लिए इकट्ठा हुए हो, अच्छी बात है। अगर आप 100 संगठनों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए पहल कर रहे हो, उससे भी अच्छी बात है। तो एक करने के लिए क्या करना होगा? 100 के 99 करने होंगे, 99 के 98 करने होंगे, 98 के 97 करने होंगे। ऐसे करोगे तब वो एक पे आएगा। तो आप 100 में 99 कर सकते हो तो बढ़िया है, 100 में 98 करो और बढ़िया है, 100 में 90 करो उससे बढ़िया है। मेहरबानी करके 101 मत कर देना। और आज दिन तक यूनिफिकेशन में मैंने देखा है कि जो 100 से 99 करने का प्रयास कर रहे थे या 100 को एक करने का प्रयास कर रहे थे, वो 100 को एक नहीं कर पाए, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन अलग और बन गया। शायद ऐसे ही ये 4 लाख बने हैं जो संजय जी कह रहे थे, ऐसे ही बने हैं। तो हमारा प्रयास रहे कि हम एकीकरण की तरफ आगे बढ़े, हम पूरी ईमानदारी के साथ में इसके अंदर लगे हुए हैं और करेंगे भी। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।